चलिए, तो हम लोगों ने मीडिएवल इंडिया में तो हम लोगों ने मीडिएवल इंडिया में मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल और मुगल काल देख लिया था। सल्तनत काल और मुगल काल के बाद एक सेक्शन बचता है जो मॉडर्न से भी रिलेटेड है, इसीलिए आज का सेक्शन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मराठा, जब हम शिवाजी की बात करते हैं, संभाजी की बात करते हैं, राजाराम की बात करते हैं, शाहू की बात करते हैं, तो यह मध्यकालीन भारत है। लेकिन शाहू के बाद, शाहू जी महाराज के बाद क्या होता है कि मराठों का नेतृत्व, मराठा वेयर लीडेड बाय पेशवा, पेशवाओं के अधीन शासन आ जाता है और तब मॉडर्न इंडिया शुरू हो जाता है। क्योंकि आंग्ल मराठा युद्ध जो है वह पेशवाओं के साथ है, और पेशवा के बाद मराठा फिर बाद में 5 भाग में बंट गए थे। कौन कौन? पेशवा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले। तो ये 5 भागों में बंट गए और इन्हीं के साथ में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट मराठा स्टेट। अभी हम लोग मराठा राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इंडिया का मैप आपके दिमाग में रहना चाहिए, इंडिया का मैप रहना चाहिए, और तब आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये मराठा राज्य किस क्षेत्र में है, मराठा स्टेट किस क्षेत्र में है। तो यह मराठा है, मराठा यानी मराठों की जो उत्पत्ति, मराठों का जो क्षेत्र है ये मराठवाड़ा क्षेत्र है, यानी ऊपरी पश्चिमी दक्कन का क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी दक्कन का क्षेत्र। इन द रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न दक्कन रीजन, इन द नॉर्थ वेस्टर्न दक्कन रीजन, मराठा वेयर द पावर इन द एंड ऑफ मीडिएवल इंडिया। मध्यकालीन भारत के अंत में मराठा एक शक्ति थी, और यह मराठा शक्ति इसने चुनौती दिया, स्पेशली औरंगजेब को चुनौती दिया था, और औरंगजेब मराठों को दबाने में नाकामयाब रहा, अनसक्सेसफुल रहा। तो औरंगजेब वाज अनसक्सेसफुल टू सप्रेस मराठा, तो मराठों के दमन में वह असफल रहा। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी कि मराठा शक्ति जो थे वो छापामार युद्ध में निपुण थे, इन गुरिल्ला टेक्निक। दे फॉट द मिलिट्री ऑफ मराठा फॉट विथ द मिलिट्री ऑफ मुगल एज गुरिल्ला टेक्निक। तो गुरिल्ला तकनीक के रूप में लड़ाई किया था। और गुरिल्ला टेक्निक क्या होता है, छापामार युद्ध क्या होता है, अचानक आए मार के भाग गए। और पहाड़ी इलाका है, छिपकर वार करते थे, ये प्रत्यक्ष युद्ध नहीं लड़ते थे। देखिएगा, पहली बार प्रत्यक्ष युद्ध लड़ा था पूरी सेना के साथ में किसने? बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव है ना। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ हैं, फिर बाजीराव प्रथम है, इसके बाद बालाजी बाजीराव है। तो बालाजी बाजीराव ने प्रत्यक्ष युद्ध लड़ने के लिए सेना भेजा था। किससे लड़ने के लिए? अहमद शाह अब्दाली से लड़ने के लिए 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। और ये इसमें उसको हार मिली, क्योंकि मराठे इससे पहले प्रत्यक्ष युद्ध नहीं लड़ते थे। जब भी लड़ते थे गुरिल्ला तकनीक से लड़ते थे, और गुरिल्ला टेक्निक के माहिर थे बाजीराव प्रथम, जिसने कोई युद्ध नहीं हारा। और बाजीराव प्रथम के बारे में, हालांकि बाजीराव प्रथम से एक मूवी भी आई है बाजीराव मस्तानी करके, तो वो लीग से हट के, मतलब वो एक अलग स्टोरी, जो उनका पर्सनल लाइफ से एक स्टोरी जो है बना के मूवी बना दी गई है। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर जो उनके विजय अभियान है वो अधिक महत्वपूर्ण है। क्लियर? मराठे, अब मराठों का उदय क्यों हुआ? वेयर द रीजन्स, कारण क्या है फॉर द ओरिजिन ऑफ, फॉर द राइज ऑफ मराठा। तो सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करते हैं। मराठों के उदय के कई कारण हैं। पहला कारण क्या है? एक समान भाषा, सेम लैंग्वेज है, एक समान भाषा है। एक समान भाषा मतलब ये देवर मराठी पीपुल, मराठा भाषा बोलने वाले लोग थे,
और भौगोलिक परिस्थिति एक प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति थी, मतलब वो मराठवाड़ा क्षेत्र के जितने भी लोग थे जो वो पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे थे, माउंटेनरी रीजन था, प्लेट्यू रीजन था, जहां की अभाव था, लैक था। क्या होता है कि बहुत अधिक फसल का उत्पादन नहीं होता है, क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं होता है, तो इससे क्या हुआ, उनमें एक एकता की भावना जगी, फीलिंग्स ऑफ यूनिटी। दूसरी बात है, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति से असंतोष हुआ और इसके और प्रतिक्रिया थी, डिससेटिस्फैक्शन फ्रॉम द औरंगजेब पॉलिसी ऑफ औरंगजेब अगेंस्ट हिंदू। तो हिंदू के अगेंस्ट जो औरंगजेब की पॉलिसी थी उससे असंतोष है और तब इसमें एक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है। तीसरी बात, मराठा संत कवियों जो सेंट पोएट्स हैं, इनका धार्मिक आंदोलन, इससे क्या हुआ, विद्रोह की भावना का विकास हुआ कि मराठा संत कवियों ने मराठों को काफी ज्यादा प्रेरित किया, इंस्पायर किया, इंस्पिरेशन। और एक जो सबसे बड़ा कारण था, केंद्रीय शक्ति का पतन। केंद्रीय शक्ति का पतन का मतलब है कि औरंगजेब तक तो ठीक रहे, लेकिन औरंगजेब के बाद आप देखिएगा, और औरंगजेब के बाद मराठा बहुत शक्तिशाली हो गए। औरंगजेब तक मराठा केवल मराठवाड़ा क्षेत्र में थे, लेकिन आप लोग को पता होगा बाजीराव प्रथम के समय में क्या कहता है, मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराएगा। पता है ना, ये स्टेटमेंट है उनका, बाजीराव प्रथम का। और बाजीराव प्रथम का एक और कथन है जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जर्जर हो चुके वृक्ष की जड़ पर अगर वार करेंगे तो तना और शाखें तो अपने आप गिर जाएंगी, तना और शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी अगर जड़ पर वार किया जाए। यहां जर्जर वृक्ष का आशय, ओल्ड ट्री का आशय क्या है, मुगल, कि मुगल कमजोर हो रहे हैं और अगर इसकी जड़ पर वार किया जाए, इसके केंद्र पर वार किया जाए तो तना और शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी, मुगल सत्ता का अंत हो जाएगा। और सचमुच में अगर पानीपत का तृतीय युद्ध ये नहीं हारते तो शायद एक नया इतिहास होता, और वो ये होता कि भारत पर मराठा राज्य स्थापित होता, संपूर्ण मराठा भारतवर्ष पर मराठा राज्य स्थापित होता। दूसरी बात, भारत में केंद्रीय शक्ति का पतन भी इसका एक रीजन है। इसको एक चीज और इस तरह से भी समझ लीजिए, और इसमें एक व्यक्ति आए जिसका नाम था शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज ने मराठों की राजनीतिक एकता को स्थापित किया। शिवाजी महाराज एस्टेब्लिश्ड द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ मराठा। तो मराठों के राजनीतिक एकता को स्थापित किया था शिवाजी महाराज ने, कोई डाउट नहीं ना। तो ये याद रखेंगे, मराठों के उदय के ये कारण है, एक तो समान भाषा और समान भौगोलिक क्षेत्र, दूसरा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, तीसरा है मराठा संत कवियों की भूमिका, और चौथा है कि केंद्रीय शक्ति का पतन। अच्छा, केंद्रीय शक्ति का पतन हुआ तभी तो आप सोचिए कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा है तो पानीपत कहाँ है, हरियाणा में, यहां पर पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा है और तीसरा युद्ध यहां हो रहा है, और इसको लड़ने के लिए कौन जा रहा है, मराठा जा रहा है। यहां मुगल जो है, मुगल कमजोर है, मुगल नहीं लड़ रहे हैं, मुगल यहां पर हैं, ये नहीं लड़ रहे हैं, और यहां से नीचे से मराठा जा रहे हैं। ये बता रहा है केंद्रीय शक्ति नहीं है, केंद्रीय शक्ति का पतन हो गया, केंद्रीय शक्ति का पतन हो गया। तो मराठों के उदय के ये कारण है। तो सबसे पहले तो इसका संस्थापक मराठा राज्य, एक स्वतंत्र मराठा राज्य का संस्थापक कौन था, शिवाजी महाराज। तो शिवाजी महाराज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो अब शिवाजी महाराज से संबंधित पॉइंट्स क्या क्या है, इतना क्लियर लिख लिया सब लोगों ने। एक समान भाषा और भौगोलिक परिस्थिति, इससे एकता की भावना, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति से असंतोष और प्रतिक्रिया, मराठा संत कवियों का धार्मिक आंदोलन, इससे विद्रोह की भावना का विकास हुआ, और भारत में केंद्रीय शक्ति का पतन, यानी कोई प्रतिरोध नहीं है। और ये याद रखेंगे, मराठों की राजनीतिक एकता को शिवाजी ने के द्वारा स्थापित किया गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगला है शिवाजी का व्यक्ति परिचय। शिवाजी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जिसको दिमाग में बैठा लीजिए। शिवाजी बोर्न इन 1627, 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ। 10 साल के बाद पिताजी छोड़ के चले गए सौतेली माँ के पास, सौतेले भाई के पास, पता है ना। शिवाजी की माता थी जीजाबाई,
और इसकी सौतेली माता थी तुकाबाई। इसके सौतेले भाई थे एकोजी। पूना की जागीर थी, पूना की जागीर थी, तो पूना की जागीर छोड़ दिया, दे दिया इनको शिवाजी महाराज को, और खुद चले गए कर्नाटका। किसके साथ? तुकाबाई और एकोजी के साथ। क्लियर? तो शिवाजी का व्यक्तित्व परिचय। जन्म कब हुआ शिवाजी का? तो शिवाजी बोर्न इन 20 अप्रैल 1627। तो 20 अप्रैल 1627 को शिवाजी का जन्म हुआ। पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में, शिवनेर जगह है, शिवनेर के दुर्ग में, इन द फोर्ट ऑफ शिवनेर ही बोर्न, सो ही वाज कॉल्ड शिवाजी। शिवाजी शिवनेर शिव के नाम पर। तो बोर्न ऑन 20 अप्रैल 1627, बोर्न प्लेस, बर्थ प्लेस शिवनेर, फोर्ट ऑफ शिवनेर नियर पूना। फादर, पिता कौन है? साजी भोंसले, रट्टा मारे हुए आप लोग। माता जीजाबाई, शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई। बहुत बार इस पर तो एडवर्टीजमेंट वगैरह बन गया है। वो कॉम्प्लेन का प्रचार नहीं था, शिवाजी की माता का नाम क्या है? जीजाबाई। क्लियर? संरक्षक, इसके प्रोटेक्टर और टीचर हैं दादा कौंडदेव। दादा कौंडदेव। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, राजनीतिक शिक्षा मिली दादा कौंडदेव से, आध्यात्मिक शिक्षा मिली समर्थ रामदास से। तो गुरु जो है, गुरु ये दो अर्थ में है। अगर टीचर पूछा जाएगा तो टीचर, अगर पॉलिटिकल टीचर अगर पूछेंगे तो दादा कौंडदेव, और अगर यहां पर दे कि स्पिरिचुअल टीचर पूछा जाए तो समर्थ रामदास। समर्थ रामदास, जिसे स्पिरिचुअलिटी की जो एजुकेशन मिली, इनको शिक्षा मिली। स्टेप मदर तुकाबाई, स्टेप ब्रदर एकोजी, एकोजी तुकाबाई। इसी में मैंने एक पॉइंट बताया कि 1637 ईस्वी में, व्हेन शिवाजी वाज 10 ईयर ओल्ड, 1637 ईस्वी में क्या हुआ? शाहजी भोंसले कर्नाटक चले गए, वेंट टू कर्नाटका एंड लिव्ड विथ तुकाबाई एंड एकोजी। तुकाबाई और एकोजी के साथ रहने लगे। स्टार्टेड टू लिव विथ तुकाबाई एंड एकोजी, उनके साथ। अब पूना की जो जागीर थी वो किसको मिल गई? शिवाजी को मिल गई। शिवाजी की माता जीजाबाई, तो बोला जाता है माता से बहुत अधिक प्रभावित थे, माता से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी ने क्या किया? शिवाजी के दादा कौंडदेव और माता जीजाबाई, इन दोनों के संरक्षण में इन्होंने अपना इनिशियल लाइफ स्टार्ट किया, आरंभिक जीवन प्रारंभ किया। और इनमें पूरी तरह से, जो बोलते नहीं कि एक हिंदू धर्मोद्धारक के रूप में इनको देखा जाता है। शिवाजी के अगेंस्ट हिंदुओं को इकट्ठा किया, तो हिंदू विचारधारा से ओतप्रोत। तो एक तरह से देखा जाए तो ये शिवाजी महाराज को हिंदू धर्मोद्धारक के रूप में भी देखा गया। हिंदू धर्मोद्धारक, तो हिंदू धर्म के उत्थान से संबंधित है। और इन्होंने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, डेट वाज मराठा स्टेट, वो मराठा राज्य था। क्लियर? इतना कर लिया ना? तो 1627 में इनका जन्म हुआ, और 1637 में इनके पिता शाहजी भोंसले अब इनकी सौतेली माता यानी तुकाबाई और एकोजी के साथ वो रहने लगे। कहाँ? सौतेले भाई एकोजी के साथ रहने लगे कर्नाटका में। और तब पूना की जागीर इनको मिल गई। तो बाय बर्थ ही इनको क्या, एक तरह से देखा जाए तो रूलिंग जो एक्टिविटी, या बोल सकते हैं कि शासन करने का जो कार्य है, तो रूलिंग जो एक्टिविटीज है या रूलिंग थॉट्स बोलिए, तो इनका बाय नेचर था, बाय बर्थ था कि इनके पिता जो थे वो ऑलरेडी जागीरदार थे। और वो जागीरदार थे, किसके अधीन काम करते थे पता है? बीजापुर के जो शासक थे ना, उसी के अधीन काम करते थे। शाहजी भोंसले पूना की जागीर मिली हुई थी। बाद में इन्होंने क्या किया? पूना को केंद्र में रख करके। अच्छा, इसमें भी याद रखिएगा, शिवाजी महाराज जो है, तो शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक बाद में करवाया है। स्वतंत्र शासन की घोषणा भले कर दी, लेकिन अपने आप को राजा घोषित नहीं किया था। इन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया 1674 में, 1674 में, और 1680 में इनकी डेथ हो जाती है। अगर ईसवी सन को लेकर के अगर बात करेंगे, कौन कौन सा ईसवी सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो 1627 में
इनका जन्म होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 1627 में जन्म, और उसके बाद 1674 में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और 1680 में इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ के बाद इनके पुत्र जो थे संभाजी शासक बने, लेकिन संभाजी की हत्या औरंगजेब ने कर दी 1689 में, और संभाजी के पुत्र शाहू को कैद कर लिया, और तब इनका सौतेला भाई, संभाजी का सौतेला भाई राजा राम है, वो शासक बना। ये सब आगे हम लोग देखेंगे, अभी पहले देख लेते हैं शिवाजी से रिलेटेड पॉइंट। शिवाजी और 1637 में पिता 10 साल में छोड़ दिए, और उसके बाद इन्होंने मराठा शक्ति को एक महत्वपूर्ण शक्ति, दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाया। तो शिवाजी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। शिवाजी का पहला अभियान, फर्स्ट विक्ट्री ऑफ शिवाजी, फर्स्ट विक्ट्री ऑफ शिवाजी, शिवाजी का प्रथम जो अभियान है, जीत है, सिंहगढ़ के किले को जीतना, सिंहगढ़ के किले को जीता था, ये पहली जीत थी। उसके बाद औरंगजेब ने इसको दबाने के लिए दक्कन का वायसराय नियुक्त किया था अफजल खान को, इन्होंने अफजल खान की हत्या कर दी। अफजल खान वर किल्ड बाय शिवाजी, शिवाजी के द्वारा अफजल खान की हत्या कर दी गई। देन शाइस्ता खान बिकेम द गवर्नर ऑफ, शाइस्ता खान बंगाल का गवर्नर था, इसको दक्कन का गवर्नर बना दिया गया। लेकिन शाइस्ता खान के ऊपर रात में इन्होंने अटैक कर दिया, तो बेचारा भाग गया, डरे से भाग गया कि आगे जैसे अफजल खान को मार दिया हमको भी मार देगा, तो ये भाग गया। तब जयसिंह को भेजा गया, और जयसिंह ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी महाराज को आगरा आना था, औरंगजेब से मिलना था, लेकिन जब आगरा पहुंचे शिवाजी, जयसिंह की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब ने क्या किया, इनको कैद कर लिया, कैद करके कहां रखा, आगरा के जयपुर महल में। आगरा में जयपुर का किला है, जयपुर किला है, तो जयपुर भवन में रखा गया था इनको। जयपुर भवन से मिठाई की टोकरी में घुस करके भागने में सफल हुए थे, क्लियर। और उसके बाद तब फिर इन्होंने जाकर के अपना राज्याभिषेक करवाया, और इनका राज्याभिषेक किसने करवाया था, काशी के पंडित, क्या नाम था, गंगाधर, गंगाधर, हाँ गंगाधर राव थे। तो काशी के विद्वान गंगाधर द्वारा इनका राज्याभिषेक हुआ 1674 ईस्वी में। इन्होंने फिर दक्षिण में एक राजधानी बनाया था जिंजी को। इनकी पहली राजधानी जो थी रायगढ़ थी, और दूसरी राजधानी जिंजी थी, तो 2 राजधानियां थी। अब मराठा एक चीज में तेज थे, उसको थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, तो पहले इतना पॉइंट दिमाग में बैठाइए, दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू शिवाजी महाराज, इंपॉर्टेंट फॉर यू। शिवाजी का फर्स्ट विक्ट्री ऑफ शिवाजी, द फोर्ट ऑफ सिंहगढ़, फोर्ट ऑफ सिंहगढ़। सेकेंड, उसके बाद याद रखिएगा बीजापुर के शासक ने अफजल खान, बीजापुर का शासक था अफजल खान, बीजापुर के शासक ने नहीं, यहां काट दीजिएगा, बीजापुर का शासक था अफजल खान। अफजल खान की शिवाजी द्वारा, शिवाजी ने उसकी हत्या कर दी, तो शाइस्ता खान को भेजा गया। शाइस्ता खान वाज सेंट टू साउथ, ही बिकेम द गवर्नर ऑफ दक्कन, एंड ही आफ्टर द अटैक ऑफ शिवाजी एट नाइट, शिवाजी द्वारा जब रात में उस पर हमला किया गया, ही वेंट अवे फ्रॉम, मतलब ही फ्ली अवे फ्रॉम साउथ, तो दक्षिण से ये भाग गया, दक्षिण से भाग गया। देन जयसिंह वेंट, जयसिंह है, जयसिंह के साथ विद जयसिंह देयर वाज अ ट्रीटी ऑफ शिवाजी, पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर की संधि हुई 1665 ईस्वी में। 1665 पुरंदर की संधि आगे भी पढ़ेंगे, अंग्रेज के साथ भी मराठों की संधि पुरंदर की संधि हुई है, लेकिन ये पुरंदर की संधि जयसिंह के साथ है। हाँ 2 संधि है, हाँ दोनों में फर्क है। हाँ एक 60, वो 1775 में, मतलब 1774 में है, यानी कि 1775 के आसपास में है, तो वो पुरंदर की संधि अलग है। ये पुरंदर की संधि 1665, उससे 100 साल पहले नहीं, तो क्या हुआ था तो उस पर डिपेंड करता है। 1674, 1774 नहीं होगा, 1775, एक्चुअली 1775 के बाद ये 1665 अगर दिया हुआ तो आंसर 1665 होगा, तो या तो 1665 या तो 1775। एक्चुअली 1775 से 1818 के बीच अंग्रेज और मराठों के बीच युद्ध हुआ है, और उसी में पुरंदर की संधि 1775 में हुई थी।
चलिए तो देख लेते हैं जयसिंह। अब वो डिपेंड करता है कि किसके साथ संधि पूछ रहा है। अगर अंग्रेज मराठा संधि पुरंदर की संधि है तो वो 1775, और अगर शिवाजी और जयसिंह की भी पुरंदर की संधि है तो वो 1665 पूछा। तो देख लीजिएगा ऑप्शन, उसमें तब ये भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। पुरंदर की बीपीएससी है, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। तो पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और 1674 ईस्वी में शिवाजी का रायगढ़ छत्तीसगढ़ में राज्याभिषेक हुआ, राज्याभिषेक। और तो दो राजधानी है, रायगढ़ और जिंजी। जिंजी कहाँ है? साउथ में है। तो जिंजी तो साउथ में, तो ये भी तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है। उत्तर में उत्तरी राजधानी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी में जिंजी कर्नाटका में है जिंजी। ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि जिंजी कहाँ है, तो याद रखेंगे। रायगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में है और तमिलनाडु में जिंजी, तो ये याद रख लीजिएगा। तमिलनाडु में जिंजी और रायगढ़ हो गया छत्तीसगढ़। रट्टा मार लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला पार्ट। अब याद रखेंगे शिवाजी ने एक शक्तिशाली मराठा राज्य की स्थापना की, शक्तिशाली मराठा राज्य की स्थापना की। और शिवाजी ने 8 प्रमुख, मतलब अपना मंत्री परिषद बनाया, उसमें 8 प्रमुख पदों का जो पदों का सृजन किया। तो 8 प्रमुख पद थे शिवाजी के मंत्री परिषद में। इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देयर वर 8 पीपल एंड इट वाज कॉल्ड अष्ट प्रधान। इसको अष्ट प्रधान कहते हैं। पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? पेशवा। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, पेशवा प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर वाज कॉल्ड पेशवा। ये मेन एडवाइजर हैं, मुख्य सलाहकार हैं। अमात्य या मजमुआदार ये लेखाकार थे। वित्त और राजस्व मंत्री यही होते थे। फिनेंस मिनिस्टर जो ऑडिट वगैरह है वो ये करते थे, अमात्य या मजमुआदार। वाकिया नवीस ये गृह कार्य से संबंधित दैनिक कार्य मंत्री थे, गृह कार्य, होम मिनिस्टर टाइप का, ठीक है। सुरु नवीस ये सचिव होते थे, सेक्रेटरी को सुरु नवीस कहा जाता था। दबीर या सुमंत ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, दबीर या सुमंत विदेश मंत्री। दबीर या सुमंत विदेश मंत्री होते थे। सर ए नौबत सेनापति को कहा जाता था। मुख्य जो सेनापति होते थे ना, हवलदार के ऊपर काम करते थे। 25 अश्वारोहियों का जो हेड होता था वो हवलदार होता था। हवलदार से ऊपर जो होते थे वो सेनापति होते थे, वो सर ए नौबत होते थे, सर ए नौबत। और पंडित राव विद्वान होते थे जो धार्मिक कार्यों में सलाह देते थे। देखिए प्रशासन से संबंधित सलाह देने के लिए इनको पेशवा था, और धार्मिक कार्यों में सलाह देने के लिए पंडित राव होते थे। इसके अलावा ऐसे तो मेन न्यायाधीश मराठा राज्य में शासक होता था, छत्रपति होता था। अच्छा, इन सब का हेड जो होता था वो छत्रपति होता था। राजा के लिए छत्रपति शब्द का प्रयोग किया गया है, शासक के लिए छत्रपति शब्द का प्रयोग किया गया है मराठा राज्य में। तो मराठा राज्य में शासक के लिए छत्रपति शब्द का प्रयोग किया गया। क्लियर? शासक के लिए छत्रपति शब्द का प्रयोग किया गया, छत्रपति। और पता है बाद में देखिएगा मराठों की एक ताकत क्या थी, इनकी तीव्रता। तेजी से आते थे, अटैक करके चले जाते थे। तो तेजी से आते थे, अटैक करके चले जाते थे। दूसरी बात कि इन्होंने क्या किया, देखिएगा कि अपना मुख्यालय, एक तो अपना मुख्यालय मतलब अपना राजमहल बनवाया कहीं और, सेना का मुख्यालय बनाया कहीं और, यानी कि सब अलग अलग रहते थे कि किसी एक जगह अटैक हुआ तो दूसरे जगह लोग बचे रहेंगे। जैसे कि आप देखिएगा सतारा में छत्रपति रहते थे, जबकि पेशवा का कार्यालय जो होता था पुणे में होता था, पुणे में। यानी छत्रपति का महल जो होता था वो सतारा में होता था। अब पुणे में जो होता था, पुणे में क्या होता था, ये पेशवा का कार्यालय होता था। बाद में इसीलिए देखिएगा कि पुणे में ही जो है सो पेशवाओं का उत्थान हुआ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
जब आपने मूवी देखा होगा बाजीराव मस्तानी, तो उसमें देखे होंगे कि बाजीराव विचार विमर्श करने के लिए, छत्रपति से विचार विमर्श करने के लिए सतारा जाते हैं। सतारा में वही गद्दी पर जो बैठा हुआ है हुक्का पी रहा है, देखे होंगे। तो वो क्या था, वो छत्रपति था। छत्रपति बाद में देखिएगा एक संगोला की संधि होती है, संगोला की संधि होती है 1750 में, जिसके पास बाद छत्रपति नाम मात्र के प्रधान रह गए। सारी ताकत किनके पास आ गई, पेशवा के पास आ गई। तो उसके बाद पेशवा महत्वपूर्ण हो गए। तो पेशवा, उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल आप अपने दिमाग में बैठाइए शिवाजी का अष्टप्रधान। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, नवरत्न 2 लोगों के दरबार में है, एक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और एक अकबर, और अष्ट दिग्गज हैं कृष्णदेवराय के दरबार में, और अष्ट प्रधान हैं शिवाजी का मंत्री परिषद। तो ये पॉइंट सब याद रखना है। चलिए आगे हम लोग करते हैं। तो अब देखिएगा शिवाजी के सैन्य प्रशासन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको कि आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक तो शिवाजी ने एक नियमित एवं अस्थायी सेना का गठन किया। शिवाजी ने नियमित एवं अस्थायी सेना का गठन किया, जिसका मुख्य भाग पैदल और घुड़सवार सैनिक होते थे। और घुड़सवार सैनिकों को इन्होंने 2 भागों में बांटा, एक बरगीर, दूसरा सिलेदार। जो स्वतंत्र सैनिक होते थे वो सिलेदार कहलाते थे, और जो राज्य द्वारा घोड़ा और शस्त्र जिनको मिलता था, अपना घोड़ा लेके आए, अपने से स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे तो सिलेदार, सिलेदार। अच्छा एक चीज और है, मराठा जब युद्ध लड़ने जाते थे ना, तो भाड़ा का भी सैनिक रखते थे। और भाड़ा का सैनिक कौन होते थे, पिंडारी लोग। पिंडारी जो थे वो भाड़े के सैनिक थे। और वही जब मराठों का पतन हुआ तो पिंडारियों को रोजी रोटी मिलना बंद हो गया, तो वो लोग चोरी डकैती करने लगे, तब पिंडारियों का दमन करना पड़ा था, पिंडारियों का दमन। हाँ तो चलिए, तो बरगीर क्या हो गया, राज्य द्वारा घोड़ा और शस्त्र, और सिलेदार स्वतंत्र हो गया। इसके अलावा मावली और पागा याद रखिएगा, मावली और पागा से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मावली शिवाजी के अंगरक्षक सैनिक होते थे जो एक पहाड़ी लड़ाकू जाति से होते थे, और पागा शिवाजी के घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन था, पागा। तो इतना पॉइंट याद रखना, बरगीर, घुड़सवार सेना के 2 भाग, बरगीर और सिलेदार। इसके अलावा जो शिवाजी के अंगरक्षक होते थे जो पहाड़ी जाति से होते थे वो मावली होते थे, और पागा जो होते थे शिवाजी के घुड़सवार सेना में एक संगठन, नियमित संगठन होता था, पागा। पागा में बांटा जाता था, पागा में बांट करके जब लड़ाई करते थे। तो शिवाजी ने एक नियमित एवं अस्थायी सेना रखा, जिसका मुख्य भाग पैदल सैनिक है, इन्फेंट्री है, और दूसरा क्या है, राइडर्स हैं, घुड़सवार हैं। और घुड़सवार के भी 2 पार्ट हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ राइडर्स मिलिट्री। बरगीर राज्य द्वारा घोड़ा और शस्त्र, सिलेदार स्वतंत्र सैनिक। मावली शिवाजी के अंगरक्षक सैनिक थे जो एक पहाड़ी लड़ाकू जाति से थे। पागा शिवाजी के घुड़सवार सेना का एक नियमित संगठन था, नियमित संगठन था। क्लियर? तो दीज आर द पॉइंट्स, ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखना है। और शिवाजी ने क्या किया था, सैन्य प्रशासन के साथ साथ राजस्व प्रशासन को भी एक व्यवस्थित रूप दिया था। अच्छा, शिवाजी ने अपने राज्य को देशमुखों में बांटा, विभिन्न प्रांतों में जो क्षेत्रों में बांटा ना, उसके हेड कहलाते थे देशमुख, और देशमुख के हेड हो गए शिवाजी, तो शिवाजी कहलाते थे सरदेशमुख। ऐसे शासक के लिए छत्रपति शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन जब छत्रपति देशमुखों का हेड होता था तो वो सरदेशमुख कहलाता था। वो क्या नहीं, सरदेशमुखी, सरदेशमुख को जो टैक्स दिया जाता था उसको सरदेशमुखी कहा जाता था। सरदेशमुखी प्रत्यक्ष, जहां प्रत्यक्ष रूप से शासन होता था वहां से सरदेशमुखी वसूलते थे। इसके अलावा एक और कलेक्शन था, एक और कलेक्शन था, हफ्ता वसूली। ठीक है, हफ्ता वसूली का मतलब क्या है, आप हफ्ता वसूली देखे ना, फिल्म वगैरह में देखे ना, कोई बॉस टाइप का आदमी रहता है, आकर के मार पीट के चले जाता है, उसके बाद बोलता है कि हफ्ता देते रहना, तो हफ्ता वसूली। तो ये काम मराठों ने भी किया था। मराठा अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर अटैक कर देते थे, लूट पाट के चले जाते थे, बोलते थे अगले बार नहीं लूटेंगे अगर पहुंचा दोगे तो उसी को होते थे चौथ, वो होता था चौथ। उसमें 1/4 टोटल इनकम का 1/4 1/4 उनको पहुंचाना होता था, 1/4
उनको पहुंचाना होता था। क्लियर? तो नेक्स्ट किया जाए, ये क्लियर? आगे किया जाए तो आगे है राजस्व प्रशासन। शिवाजी के राजस्व प्रशासन का के अंतर्गत दो प्रकार के टैक्स थे, मुख्य रूप से दो प्रकार के टैक्स थे। एक चौथ था, फर्स्ट वन वाज चौथ, एक चौथ था, और दूसरा क्या था? सरदेशमुखी था। चौथ और सरदेशमुखी। चौथ एक प्रकार का कर था जो जीते हुए क्षेत्र से वसूला जाता था। चौथ वाज वन टाइप ऑफ टैक्स व्हिच वाज कलेक्टेड इन द विनिंग एरिया, विनिंग रीजन। इन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष शासन नहीं होता था। देयर वाज नो डायरेक्ट रूल इन दिस रीजन। तो इस क्षेत्रों में प्रत्यक्ष शासन नहीं था, लूट के बदले चौथ वसूला जाता था। तो चौथ वाज कलेक्टेड इंस्टेड ऑफ लूट, लूट के बदले में। यह कुल उत्पादन का 1/4 होता था, 1/4 ऑफ टोटल इनकम। और सरदेशमुखी इन डायरेक्ट रूलिंग रीजन, जो प्रत्यक्ष शासन वाला क्षेत्र था वहां से कलेक्ट किया जाता था। इट वाज 1/10 ऑफ टोटल इनकम। यह कुल राजस्व का, कुल आय का 1/10 भाग होता था, कुल आय का 1/10 भाग। क्लियर? तो राजस्व प्रशासन के दो भाग हैं, चौथ और सरदेशमुखी। और याद रखिएगा यही चौथ सारे क्षेत्रों से वसूल लिया था मराठों ने। मतलब भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं था उस समय का समकालीन जिससे इन्होंने चौथ नहीं वसूला है। अब कहीं हफ्ता वसूली कीजिएगा तो जरूरत पड़ने पर आपको मदद करेगा, जब आप संकट में रहिएगा तो वो तो कभी मदद नहीं करेगा। यही कारण है कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ तो इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं आए। अकेले मराठों ने युद्ध लड़ा था अहमद शाह अब्दाली से। और ये एक कारण था हार का, एक कारण यह भी था। हार के ऐसे बहुत सारे कारण थे। उसमें मौसम भी खराब हो गया था और 2-3 दिन तक युद्ध भी नहीं लड़ना पड़ा, बैठे बैठे मराठे और सुस्ता गए थे। तो ये भी है, काहे कि इनकी तो ताकत थी, इनकी तीव्रता, तेजी से आते थे, अटैक करके चले आते थे, और वो तीव्रता इन्होंने खो दी थी वहां डायरेक्ट एकदम। दूसरी बात, जब युद्ध लड़ने जाते थे तो ये तो फास्ट काम होना है, महिलाएं वगैरह नहीं जाती थी। यहाँ तो महिला वगैरह भी, जो सेनापति सब थे, वो अपनी पत्नी वगैरह को भी साथ में ले गए थे कि लड़ना है, देखना तुम लोग भी, ठीक है। कुछ इस तरह की चाहते, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट। बालाजी विश्वनाथ इसी संदर्भ में बोला जाता है कि बालाजी बाजीराव, वो ओवर कॉन्फिडेंट था, खुद भी लड़ने नहीं गया। वो अपना जो अल्प वयस्क, मतलब कि अवयस्क पुत्र था, उसको भेज दिया। यही कारण है कि बोला जाता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में कोई ऐसा मराठा घर नहीं था जिसने अपना पुत्र या पिता या जो भी बोलिए कि एक परिवार के सदस्य को नहीं खोया था। और इसी कारण से बोला जाता है कि इतना सदमा लगा कि बालाजी बाजीराव भी उस सदमा में उसकी भी मृत्यु हो गई, उसकी भी मृत्यु हो गई। चलिए, तो चौथ और सरदेशमुखी क्लियर। इसके बाद अच्छा इतना पार्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जो मराठा है ना, मराठों, तो शिवाजी महाराज की मृत्यु कब हुई? 1680 में, 1680 में। इन 1680 शिवाजी डाइड आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी। शिवाजी की मृत्यु के बाद, अब शिवाजी के भी दो पुत्र हैं, मतलब एक तो संभाजी है, संभाजी है, और एक सौतेला बेटा है संभाजी का, सौतेला भाई है राजा राम, राजा राम। और संभाजी का पुत्र है साहू, साहू। एक्चुअली क्या हुआ कि जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो राजा राम शासक बन गया, तो राजा राम को हटा के संभाजी शासक बना। ये वैध उत्तराधिकारी था, वैध उत्तराधिकारी था, तो संभाजी शासक बना। 1689 में, इन 1689 संभाजी वॉज किल्ड बाय औरंगजेब। संभाजी की हत्या करके साहू को कैद कर लिया था औरंगजेब ने इन 1689, 1689 ईस्वी में। तो ये याद रखेंगे, इन 1680 में शिवाजी डाइड, शिवाजी की मृत्यु हुई। आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी, शिवाजी की मृत्यु के बाद देयर वाज अ स्मॉल बैटल ऑफ सक्सेशन, तो छोटा सा उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। एट फर्स्ट
राजाराम बिकेम द किंग, राजाराम शासक बन गया, राजाराम बिकेम द छत्रपति, छत्रपति बन गया। बाद में संभाजी, लेटर ऑन राजाराम वॉज रिप्लेस्ड बाय संभाजी, संभाजी ने राजाराम को हटा करके खुद शासन प्राप्त किया। बट संभाजी वॉज किल्ड इन 1689, संभाजी को 1689 में कैद कर लिया गया एंड किल्ड मार दिया गया, एंड साहू वॉज अरेस्टेड, साहू को कैद कर लिया गया। देन राजाराम बिकेम द किंग बट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ साहू, राजाराम शासक बना लेकिन साहू के प्रतिनिधि के रूप में, ताकि लोग विरोध ना करें, क्योंकि वो वैध नहीं था। तो इसी कारण से वैध जो शासक था वो संभाजी था, संभाजी के बाद साहू बनते, तो साहू के ये के रूप में बने। जब राजाराम की मृत्यु हो गई तो इसकी पत्नी ताराबाई, आफ्टर द डेथ ऑफ राजाराम, राजाराम की मृत्यु के बाद, राजाराम की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ राजाराम के बाद शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय, मतलब राजाराम का जो पुत्र था शिवाजी द्वितीय को शासक बनाकर ताराबाई ने शासन किया, ताराबाई ने शासन किया। तो ताराबाई ने रूल किया, शासन किया। ताराबाई कौन थी? राजाराम की पत्नी थी। तो राजाराम की पत्नी ताराबाई शिवाजी द्वितीय को शासक बनाकर इसने शासन किया। और बात हम लोग करते हैं 1707 की। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय साहू कैद में था, साहू वाज इन प्रिजन, साहू कैद में था और यहाँ ताराबाई शासन कर रही थी। तो सोचा क्या कि बेकार का, इसको छोड़ देंगे तो ये लोग आपस में लड़ेगा, हम चुपचाप शासन करेंगे। तो इसीलिए उत्तराधिकार की लड़ाई करने के लिए छोड़ दिया। साहू को कैद से मुक्त कर दिया बहादुर शाह प्रथम ने। बहादुर शाह प्रथम ने साहू को कैद से मुक्त कर दिया। तो 1707 में जाकर कैद से मुक्त हुआ साहू। 1689 से 1707 तक वो मुगलों की कैद में रहा साहू। और जब तक साहू दक्षिण गया तो साहू को उत्तराधिकार का युद्ध लड़ना पड़ा। साहू और ताराबाई के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। इतना तक क्लियर है ना? एक एक चीज दिमाग में बैठाते जाइए। और तब है क्या 1707 क्या हुआ? उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध, उत्तराधिकार का युद्ध किसके किसके बीच? बिटवीन ताराबाई एंड साहू, साहू वर्सेज ताराबाई। एंड साहू वाज हेल्प्ड बाय, सपोर्टेड बाय बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ ने साहू को मदद की। बालाजी विश्वनाथ ने साहू को मदद की। ये कौन थे? ये इनको सेना करते का पद दिया गया, सेना करते। अब बाद में फिर ये पेशवा बने, पेशवा। बालाजी विश्वनाथ, तो चूंकि साहू की जीत हुई तो साहू ने क्या किया? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया। बालाजी विश्वनाथ बिकेम द पेशवा। और यहीं से पेशवा शक्ति का उदय होता है 1713 से। 1713 से 20 ये कौन है? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ पेशवा, पेशवा शक्ति का उदय, पेशवा शक्ति का उदय, राइज ऑफ पेशवा पावर, पेशवा शक्ति का उदय होता है। क्लियर? फिर आप देखेंगे 1720 से 1720 से लेकर के 1720, फिर 1720 से 40 तक है कौन? बाजीराव प्रथम, बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, बाजीराव फर्स्ट बिकेम द हेड ऑफ मराठा। ही बिकेम द पेशवा, पेशवा बने। बालाजी विश्वनाथ के पुत्र, बोला जाता है योग्य पिता का योग्य पुत्र, योग्य पिता का योग्य पुत्र बोला गया बाजीराव प्रथम को। बाजीराव फर्स्ट वाज कॉल्ड क्या?
एलिजिबल सन ऑफ, हाँ, योग्य पिता के योग्य पुत्र, एलिजिबल फादर ना, तो योग्य पिता के योग्य पुत्र हो गए। और तब इसके बाद एक अयोग्य आदमी आया 1740 से 1761, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव नहीं, ये बालाजी बाजीराव द्वितीय। इसके बाद बाजीराव द्वितीय के साथ में संधि होती है 1802 में, बेसिन की संधि, बसीन की संधि, जिसमें कि पेशवा अंग्रेजों के फिर कंट्रोल में चले गए। अब वही था, पता एक बड़ा मजेदार बात है, 1775 से 1700, अच्छा उस पर आता हूं, 1775 से 1782 तक पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और अंग्रेज और मराठा दोनों कंफ्यूज थे। मराठों को लगता था कि अंग्रेज शक्तिशाली हैं, अंग्रेजों को लगता था कि मराठा शक्तिशाली हैं, तो दोनों ने मिल करके 1782 में 1782 में एक संधि किया, सालबाई की संधि। 1782 में 1782 में सालबाई की संधि हुई और सालबाई की संधि को 20 वर्षीय शांति की संधि कहते हैं। 20 साल तक दोनों कंफ्यूजन में ही रहे। अगर बाजीराव द्वितीय नहीं जाता अंग्रेज के पास तो अंग्रेज कंफ्यूजन में ही रहते। बाजीराव द्वितीय जब गया तब पता चला अरे ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, ये लोग तो कमजोर हैं, हम लोग तो इसको शक्तिशाली समझ रहे थे कि सारे सरदार, मराठा सरदार सब आपस में अगर एकजुट रहते, पांचों, पेशवा, सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़, अगर ये पांचों मिलकर रहते तो अंग्रेजों की ताकत नहीं थी, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि इनको चुनौती देते। लेकिन ये ही आपस में उलझ गए। 1802 में पेशवा जाकर के, बाजीराव द्वितीय जाकर के मिल गया अंग्रेजों से और तब अंग्रेजों को मौका मिला इनको दबाने का। और तब देखिएगा ज्यादातर किताब में 3 युद्ध देता है, कुछ किताब में दूसरा युद्ध को 2 भाग बांट दिया तो उसको 3 युद्ध कर दिया, तो 1818 चौथा युद्ध। तो अंग्रेज और मराठों के बीच 3 युद्ध होते हैं, 1775 से 1782। उसके बाद अच्छा इस बीच में एक पॉइंट याद रखिएगा, बालाजी बाजीराव के समय में ही 1750 में क्या हुआ था, संगोला की संधि हुई थी। 1750 में संगोला की संधि हुई। संगोला की संधि देखिए, एक संगोला की संधि है, एक सुगौली की संधि है। सुगौली की संधि नेपाल के साथ अंग्रेजों की संधि है, हाँ 1816 में है। और ये है संगोला की संधि। संगोला की संधि हुआ, इसमें क्या हो गया, छत्रपति बिकेम द छत्रपति एंड पेशवा। इसी में छत्रपति क्या हो गया, छत्रपति नाम मात्र का प्रधान रह गया, नाम मात्र का प्रधान। तो छत्रपति नाम मात्र का प्रधान रह गए। छत्रपति बिकेम नॉमिनल हेड। छत्रपति बताए थे ना, मराठा शासक छत्रपति कहलाते थे। इसका मुख्यालय कहां था, सतारा में, भूल गए। और पेशवा जो होते थे ये मराठा मंत्री परिषद के हेड, मंत्री परिषद के हेड के प्रमुख। नहीं, रायगढ़ में तो राज्याभिषेक करवाया था, पुणे में होते थे, पूना में इनका कार्यालय था, मराठों का कार्यालय। नाम मात्र का प्रधान रह गए छत्रपति 1750 में संगोला की संधि से। और तब वही ओवर कॉन्फिडेंस में, इसके बाद देखिए 1761 में क्या होता, पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत के तृतीय युद्ध में, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, पानीपत का तृतीय युद्ध। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। अब्दाली डिफीटेड मराठों को हराया। सदाशिव राव था, मराठों को हराया। ठीक है, तो अब्दाली ने मराठों को हराया। मतलब खुद बालाजी नहीं गए थे,
खुद बालाजी नहीं गए थे युद्ध लड़ने के लिए, बालाजी बाजीराव, और इसको भेजा था। तो इस तरह से मराठा शक्ति का एक तरह से पतन देखते हैं। हालांकि मराठा शक्ति बनी रही कब तक? 1818 तक। इसके बाद होता है आंग्ल मराठा युद्ध। अंग्रेजों का मराठों के साथ में युद्ध होता है। अंग्रेजों का मराठों के साथ में 3 युद्ध होता है, 3 युद्ध होता है। अब पहला युद्ध जो होता है वो उसमें पुरंदर की संधि शुरू में हुई थी। पुरंदर की संधि में था कि मराठा क्षेत्र में हमला नहीं करेंगे अंग्रेज, लेकिन बाद में करते हैं, और तब जो है दोनों के बीच में युद्ध होता है, और युद्ध के बाद संधि होती है सालबाई की संधि। पहला युद्ध में 2 प्रमुख संधि है, एक पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि। दूसरा युद्ध के समय में अनेक संधि है, जिसमें कि सुरजी अर्जुन गांव की संधि है, राजपुर घाट की संधि है, ठीक है, तो देवगांव की संधि है, और लास्ट में होता है पुणे, ग्वालियर और इंदौर के साथ में संधि होती है, तो वो अंत में होती है। तो क्या होता है ना, देखिए सबको रटना पॉसिबल नहीं है। मराठा जो संधियां हैं, तो मराठा संधियों में से कुछ को दिमाग में बैठाए रखेंगे तो वो आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर? तो मराठा अंग्रेज संधि जब हम लोग करते हैं तो मराठा अंग्रेज संधि के अंतर्गत, मतलब ट्रीटी बिटवीन मराठा एंड अंग्रेज, तो अंग्रेज और मराठों के बीच जो संधि होती है तो उसके अंतर्गत अनेक संधियां होती है। एक एक पॉइंट को लिखते हुए चले जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पे लिखिए। इसके बाद एक ये बना लीजिए, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। और एंग्लो मराठा वॉर का 3 पार्ट, 3 भाग। एक कब से कब है? 1775 से 1782, 1802 से 1806, और फिर 1818। क्लियर? तो 3 संधियां, आंग्ल मराठा युद्ध, एंग्लो मराठा वॉर। क्लियर? तो देयर वेयर 3 एंग्लो मराठा वॉर, 3 आंग्ल मराठा युद्ध है, और 3 आंग्ल मराठा युद्ध में कौन कौन सा है? तो वही ईस्वी सन एकदम रट जाइए, ईस्वी सन रट जाइए। और पहला युद्ध जो होता है ना, पहला युद्ध जो होता है उसके अंतर्गत जो संधि होती है, प्रथम युद्ध के अंतर्गत 2 प्रमुख संधि है। एक तो संधि है कौन सी? प्रथम युद्ध के अंतर्गत पुरंदर की संधि, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, और उसके बाद जो है एक और संधि कौन सी है? सालबाई की संधि। 3 संधि पहला में है। और दूसरा जो युद्ध होता है उसमें अनेक संधियां होती हैं, जिसमें कि सुरजी अर्जन गांव की संधि, और वैसे करके कर दीजिए, एग्जैक्ट जरूरी नहीं है ना कि ये में याद करें। पहला में याद रखेगा सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, और ईस्वी सन के साथ अगर याद रखना है तो सालबाई की संधि। ये दोनों का ईस्वी सन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सालबाई की संधि का ईस्वी सन इंपॉर्टेंट है। सालबाई की संधि यानी पहला युद्ध के दौरान, इसीलिए सालबाई की संधि को ईस्वी सन के साथ याद कर लीजिएगा, 1782। और जो दूसरा युद्ध है इसमें देखिएगा, मतलब कि सुरजी अर्जनगांव की संधि, अर्जनगांव की संधि, देवगांव की संधि, देवगांव की संधि, राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि। तो ये सब संधियां सेकंड के अंतर्गत है। और थर्ड के अंतर्गत अगर देखेंगे तो पुणे की संधि, ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि, इंदौर की संधि। तो सबसे ज्यादा संधियां अगर हुई हैं तो अंग्रेज और मराठों के बीच ही। इसी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक याद रखना है कि सालबाई की जो संधि है इसको 20 वर्षीय शांति की संधि भी बोला जाता है। 20th ईयर, 20 वर्षीय
शांति की संधि भी कहा जाता है, 20 वर्षीय शांति की संधि, 20 वर्षीय शांति की संधि, 20 वर्षीय शांति की संधि। क्लियर? सुरजी अर्जन गांव, सुरजी अर्जन गांव की संधि। इतने पॉइंट्स जो है दिमाग में बैठा ले। आगे बढ़ा जाए। एंग्लो मराठा वॉर, आंग्ल मराठा युद्ध। और आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मतलब कि जब मराठों को अंग्रेजों ने दबा दिया था। अच्छा, अंग्रेजों का भारत में, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक पॉइंट किया था कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी तो अंग्रेजों को बहुत सारे युद्ध लड़ने पड़े थे, है ना। आंग्ल मराठा युद्ध कर लिया, हालांकि इसको बाद में भी पढ़ना है, एक बार और पढ़ना है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं और अगला जो है अंग्रेजों का विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संघर्ष कर लेते हैं। एक सेक्शन कर लेते हैं ब्रिटिश शासन का, जैसे कि 1757 में पलासी के युद्ध के बाद, 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद जो भारत में देखा जाए अंग्रेजों को युद्ध लड़ना पड़ा, तो उसमें एक तो काम ये करेंगे हम लोग कि अंग्रेजों का सबसे पहले कर्नाटक युद्ध होता है, फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष होता है। फ्रांसीसी संघर्ष के बाद तब फिर होता है किसके साथ संघर्ष? फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष होता है। इसके बाद युद्ध होता है मैसूर के साथ, मैसूर के साथ मराठों के साथ होता है, मराठों के साथ नेपाल के साथ होता है, नेपाल के साथ बाद जो है म्यांमार के साथ होता है, अब म्यांमार के साथ बाद जो होता है सिखों के साथ होता है। तो इतना अंग्रेजों का युद्ध जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, तो सबकी एक झलक हम लोग देख लेंगे। अभी फिलहाल इसमें इतना ही रखते हैं। क्लियर? अंग्रेजों का विभिन्न क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संघर्ष अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे, तो सेकेंड क्लास हो जाएगी उस